पीडीएफ कहाँ पे रख दिए मैंने? 211 ये पीडीएफ वही है, देखना पड़ेगा। अरे यार सेव तो ठीक है, मिल गया। पूर्वा जी बहुत बहुत स्वागत है अकेडमी के लाइफ में जुड़ने का, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, तो वेलकम एवरीवन, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूँ इस माइंड मैप सीरीज के अंदर। और ये काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर भी है। और जो लोग भी 12th क्लास में हैं या जो नीट के लिए नहीं जाना चाहते, वो ध्यान रखें कि उनके किताब में थोड़ा सा पोर्शन जो है इसका वो डिलीट हुआ है। और जो लोग 10th जो लोग मतलब नीट के प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं, वो इस पूरे चैप्टर को जो है वो पढ़ेंगे, थ्योरेटिकली भी पढ़ेंगे, थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे इस चैप्टर में, क्योंकि ये थोड़ा इकोलॉजी से पूरा मिक्स रहेगा। इकोलॉजी, पॉपुलेशन, हर चीज को लेकर के ये जो है पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो सेगमेंट में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले, जैसा कि लास्ट टाइम पे मैंने आपको इकोलॉजी के सेशन के दरमियान भी बताया हुआ था कि इकोलॉजी का मतलब होता है कि आपके आसपास जो भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को जो है वो अफेक्ट करते हैं। मतलब आप डायरेक्टली बोलें चाहे इनडायरेक्टली बोलें, ये जितने भी आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये एक दूसरे को इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं। मतलब उनके प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उनके सर्वाइवल पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अभी आप देखेंगे अलग अलग टाइप के उनके हैबिटेट के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। मतलब जैसा कि जिस भी तरीके से आपके बायोटिक कंपोनेंट रहेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके पॉपुलेशन, इंडिविजुअल और कम्युनिटी, बायोम, सभी के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। अब सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी की तरफ जो है वो नजर डालेंगे हम लोग। जैसे कि इंडिविजुअल, अगर हम एक सबसे पहली छोटी यूनिट सबसे माने तो वो है होती है इंडिविजुअल। क्या होती है? इंडिविजुअल होती है। इंडिविजुअल मतलब कि जैसे मैं एक अकेला इंसान हूं, तो मैं एक इंडिविजुअल की कैटेगरी में जो है वो रखा जाता हूं। और जब मेरे जैसे ही बहुत सारे इंडिविजुअल जो है या सेम स्पीशीज के जो बहुत सारे इंडिविजुअल जब मिलते हैं, तो हम उस एरिया को या उस चीज को एक पॉपुलेशन नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? पॉपुलेशन नाम देते हैं। अब पॉपुलेशन जब आता है तो पॉपुलेशन के साथ में आती है, एक सेकंड टाइम थोड़ा दीजिए, लाइट ऑफ हो गई है। सॉरी। हेलो पूर्वा जी। हाँ, तो जब पॉपुलेशन आता है तो पॉपुलेशन आने के साथ में, पॉपुलेशन के साथ में, उसके साथ में बहुत सारी एक टर्मिनोलॉजी और जुड़ जाती है, वो होती है एरिया। क्या होता है? एरिया। अब जब एरिया जुड़ जाएगा तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उस पर्टिकुलर स्पेसीज की जो भी नंबर्स होगा उसी को हम लोग पॉपुलेशन बोलेंगे। लेकिन जब एक ही एरिया के अंदर, आप जैसे मान लीजिए एक ही एरिया के अंदर कुत्ता भी रह रहा है, भालू भी रह रहा है ना, तो ये सब अलग अलग पॉपुलेशन है। क्या है? अलग अलग पॉपुलेशन है। तो जब आप पॉपुलेशन बताएंगे तो कुत्ते की पॉपुलेशन अलग बताएंगे, आदमी की पॉपुलेशन आप अलग बताएंगे, चींटी की पॉपुलेशन अलग बताएंगे, प्लांट की पॉपुलेशन अलग बताएंगे। तो ऑल दीज आर पॉपुलेशन। और जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिलती है तो बन जाती है आपकी कम्युनिटी। क्या बनती है? कम्युनिटी। और इसी तरीके से जब बहुत सारी कम्युनिटी बनती है तब आपका बन जाता है बायोम। क्या बनता है? बायोम बनता है। तो बायोम पूरा का पूरा एक बड़ा एरिया माना जाता है। मतलब बायोम एक छोटा मोटा एरिया नहीं होता, बायोम एक बड़ा एरिया होता है। और ये जो बायोम होता है, इसको इम्पैक्ट कोई एक छोटा क्लाइमेट नहीं डालता है। ध्यान सुनिएगा, ये जो बायोम होता है, इस पूरे बायोम के ऊपर इम्पैक्ट एक छोटी चीज का नहीं होता है। इस पे इम्पैक्ट होता है आपके ओवरऑल ग्लोब में चेंज होने वाले क्लाइमेट का। मतलब कि आपको मैं बता दूं कि जैसा आप सब जानते हैं कि आपकी जो अर्थ होती है, मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, आपकी अर्थ एक सन के चारों ओर मान लीजिए राउंड मार रही है। अब जब ये पूरी ओर राउंड मारती है तो इसका जो एक रीजन होता है वो पूरी तरह से इक्वेटर पे डिपेंड होता है। क्या होता है? इक्वेटर पे।
अब जो इक्वेटर रीजन होता है वहां पे सनलाइट की ड्यूरेशन भी ज्यादा होती है ना। वहां पे सनलाइट की ड्यूरेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। और यू नो दैट सनलाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, आई नो दैट। बट इफ देयर आर द कंडीशन, अगर यहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि सनलाइट भी है, साथ में अदर फैक्टर्स भी मौजूद हैं, तो जाहिर तौर पे ऐसे एरिया में अक्सर जो होता है, देखा गया है कि ऐसी एरिया में जो क्या कहते हैं वेजिटेशन है, जो प्लांट की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा राइज अप होती है। और आपको पता है कि अगर प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहां पे रहने वाले एनिमल्स की भी पॉपुलेशन जो है भाई, फॉरेस्ट ज्यादा होंगे, फॉरेस्ट ज्यादा होंगे तो एनिमल्स ज्यादा होंगे, नॉट एनिमल्स ज्यादा होंगे, इट मींस दैट देयर डाइवर्सिटीज जो होगी वो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। और यही मैं बोल रहा हूं कि जब भी हम किसी भी ग्लोब को देखते हैं, बायोम को देखते हैं, तो वो पूरा का पूरा वो एरिया आता है। मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर कि वो इतनी चीज नहीं, ये पूरा का पूरा एरिया उस एरिया के अंदर कवर अप होता है। हम इसको बायोम का नाम देते हैं। अलग अलग जगहों पे हमें अलग अलग तरह के बायोम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और अलग अलग जो बायोम होते हैं उनको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालने वाला जो होता है वो हमारा सनलाइट होता है। हमारे अर्थ पे किस तरीके से धूप पड़ रही है, किस एंगल से धूप पड़ रही है, वही डिसाइड करता है कि हमारे अर्थ पे कितनी सनलाइट आ रही है। अगर सनलाइट कम है तो जाहिर तौर पे उसी हिसाब से वहां की वेजिटेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। रिमेंबर, ध्यान रखिएगा, अगर हमारी सनलाइट कहीं पे भी जिस हिसाब से भी पड़ रही है उसी हिसाब से वहां का जो होता है वो आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्लांट या एनिमल का देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा रुकिएगा, मैं आपको एक अच्छा सा डायग्राम दिखाता हूं और आपको थोड़ा सा एक आइडिया मैं दे देता हूं। बस थोड़ा सा रुके रहिएगा, थोड़ा सा टाइम तो लगता है, ये डायग्राम को अपडेट कर देता हूं मैं। सोचा था कि ये डायग्राम डाल दूंगा, डाला नहीं था। बस एक मिनट, बस वेट कर लीजिए थोड़ा सा। इंपॉर्टेंट लेक्चर है भाई, थोड़ा सा सुनते जाइएगा, तभी जो है इस चैप्टर की शुरुआत भले आ जाए लेकिन जो इसका अंत होगा वो इसी लेक्चर के साथ में होगा। देखिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम लाया हूँ आपके लिए। अब अगर आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए तो देखिए ये डायग्राम में कुछ रीजन ऐसा है जहां पे पूरा का पूरा आइस मौजूद है, राइट। कुछ रीजन ऐसा है जहां पे थोड़ा सा एल्टीट्यूड नीचे आप कर रहे हैं। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जा रहे हैं आप अल्पाइन टुंड्रा में आ गए, वहां पे प्लांट की वेजिटेशन अलग है। उसी तरीके से जब आप थोड़े से और नीचे आएंगे वहां पे माउंटेन कॉनिफरस फॉरेस्ट होंगे। कॉनिफरस फॉरेस्ट मतलब जिनका शेप ऐसा होगा जहां पे कुछ कुछ टाइम पे, थोड़े थोड़े टाइम पे बर्फ भी गिरेगी, ऐसे रीजन होते हैं। फिर उसके बाद एक बहुत बढ़िया रीजन होता है जो थोड़ा टेम्परेट होता है, थोड़ा ठंडा, स्लाइटली ठंडा होता है, जहां धूप भी अच्छी होती है। ये डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं ना बेटा, ये बहुत ज्यादा डेंस माने जाते हैं। डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं, डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, ये मोस्टली डेंस माने जाते हैं और इनमें डाइवर्सिटी कूट कूट के भरी होती है। मतलब एक अच्छी खासी डाइवर्सिटी जो है वो आपको इस फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलती है। फिर उसके बाद ट्रॉपिकल रीजन आ जाता है जहां पे थोड़ी गर्मी होती है लेकिन ऐसे रीजन में बारिश भी होती है। और फिर से देखिए टेम्परेट डेसिडुअस आ गए, फिर कॉनिफर फॉरेस्ट आ गए, और फिर वही चीज दोबारा रिपीट हुई। क्यों रिपीट हुई? इसीलिए रिपीट हुई कि जब भी आप अर्थ को देखेंगे, अर्थ के मान लीजिए ये सनलाइट है, तो सनलाइट जब पड़ती है तो कुछ इस तरीके से सनलाइट मान लीजिए पड़ रही है। तो कुछ रीजन जो इक्वेटर पे आ रहा है वो ट्रॉपिकल रीजन है। कैसा रीजन है? ट्रॉपिकल रीजन है। और इसका एंगल थोड़ा सा ऐसा निकल गया है, थोड़ा सा ऐसा निकल गया है। तो ये जो रीजन होता है जहां पे बहुत ही स्लाइटली धूप पड़ती है, अब यहाँ पे देखिए कितनी लाइट पड़ रही है। इक्वेटर रीजन पे तो पूरी की पूरी लाइट पड़ रही है, लेकिन इस वाले रीजन पे अगर आप देखेंगे तो स्लाइटली लाइट पड़ती है। ऐसे रीजन को टेम्परेट रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेट रीजन बोलते हैं। बात समझ में है ना? जहां पे डायरेक्टली फोकस है वो रीजन इक्वेटर होता है, वो ट्रॉपिकल रीजन होता है। और ट्रॉपिकल रीजन में भी जो बारिश होती है वो डिपेंड करती है वहां पे मौजूद माउंटेन के ऊपर। किसके ऊपर? माउंटेन के ऊपर, और वहां पे मौजूद ओशन के ऊपर, और वहां पे ओशन से उठने वाले विंड के ऊपर। ये तीन वो फैक्टर्स हैं जो बेसिकली रेनफॉल कराने के लिए जरूरी हैं। और यू नो दैट किसी भी बायोम के डेवलपमेंट के लिए, फ्लरिशिंग के लिए रेनफॉल का होना कंपलसरी है। दिस इज द ए बायोटिक फैक्टर
विच वन अफेक्ट आवर बायोम्स, मतलब ये वो फैक्टर हैं, विंड्स, सॉयल, टेम्परेचर, ये वो फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बायोम को कम या ज्यादा करने में मदद करते हैं। इसीलिए बता रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे डेटा लिख करके भी लाया हूं मैं, और सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्रम से, सीक्वेंस से बताऊंगा, इसलिए बहुत ध्यान सुनते रहिएगा। एग्जाम्पल्स भी हैं कुछ। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हमारा जो इकोलॉजी है उसका मतलब ही है, उसका मतलब ये कि जितने भी बायोटिक फैक्टर हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो कहीं ना कहीं ए बायोटिक फैक्टर जैसे कि इन्वायरमेंट के ऊपर कोरिलेट करते हैं। आपको पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि हाउ द ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट and how the environment affect organism। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हम देंगे, और उस डिफरेंट कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारे प्लांट की वेजिटेशन क्या है, और थोड़ी ज्योग्राफी का टेक्सचर डालेंगे। ये चैप्टर अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। बट उसके पहले एक लिटिल बिट स्मॉल थिंग, जो सबसे बड़ी चीज है, जो आपको इस लेक्चर के शुरू में ही जान लेनी चाहिए। देखिए, हर कोई जो है जीता है खाने के लिए। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म केवल और केवल अगर वो सरवाइव करना चाहता है, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें रोटी की अहमियत सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप बिना मकान के रह सकते हैं, बिना शेल्टर के रह सकते हैं, बिना कपड़े के रह सकते हैं, लेकिन आप रोटी के बगैर नहीं रह सकते। इसीलिए ऑर्गेनिज्म, इस पूरे चैप्टर में आपको एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड नहीं रहेंगे। जिनके लिए अनलिमिटेड है उनको छोड़ दीजिए, उनके बारे में मैं अलग बात करूंगा, लेकिन याद रखिएगा कि आपके लिए रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, और आप पूरी तरह से डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर। नहीं समझे मेरी बात? अगर आप अभी इस चैप्टर में ये छोड़ देंगे कि आप प्लांट्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो आप खुद को इमेजिनेशन करेंगे, नहीं, प्लांट है तो आप है। अगर आपके यहाँ की वेजिटेशन अच्छी है, तो आपके यहाँ की पॉपुलेशन भी अच्छी होगी। अंटार्कटिका या पोलर रीजन में कितने लोग रहते हैं? बहुत सफिशियंट, बहुत बहुत इनसफिशियंट अमाउंट में लोग रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। उसके पीछे का रीजन वहां की वेजिटेशन है। बात समझ में आया? वहीं पे अगर आप एक डेंस फॉरेस्ट की बात करेंगे, सवाना की बात करेंगे, अमेजोन की बात करेंगे, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो हैवी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, चाहे फिर वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो। लेकिन आप इसी इन्वायरमेंट में ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डीप वाटर में रहते हैं, जिनकी बॉडी फ्लैट हो जाती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो टॉप ऑफ द वाटर रहते हैं, जिनकी बॉडी नॉर्मल होती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कम धूप में भी अपनी फ्लावरिंग करते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, बहुत ज्यादा धूप लेते हैं अपनी फ्लावरिंग को करने के लिए। दिस इज नोन एज फोटो पीरियोडिज्म, शायद आपने पहले पढ़ा भी होगा। तो यही सारी चीजें आज हम इस पूरे चैप्टर के अंदर बात करेंगे। नो डाउट, देखिए ये जो लाइनें लिखी हैं, ये आपको थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा अगर आपको इंपॉर्टेंटली समझ में आती हो, और ये मैंने एनसीईआरटी से ही लाइन लिया हुआ है। मेरी नोट्स जो मैंने आपको दिया है उसी से ये लाइन को लिया गया है। इसलिए आप इन लाइनों का मतलब मैं पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा, बस आप सुनते रहिएगा। ये सुनने वाला टॉपिक है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। देखिए बगल में ग्राफ देखिए पहले आप, अगर आप सबको ये ग्राफ अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, तो ऊपर एक रीजन आपको दिख रहा है पोलर, और यहाँ पे क्लाइमेट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? क्लाइमेट। यही चीज है यही चीज, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन बस हमने यहाँ पे इस रीजन को दिखाया है, और इधर ये इस तरह का ग्राफ है। ये और सिंपल है आपके लिए, ये और भी सिंपल है, दोनों सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, इसमें समझने की जरूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिए कि इधर की तरफ सबको ये डायग्राम अच्छे से दिख रहा है। ये डायग्राम सबको अच्छे से दिख रहा है? बताइए मेघना। वीरेन, अंगूठा मत दिखाया करो बेटा, पता चला एक ही आदमी 8 अंगूठा मार दे तो। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तुम्हारा कीपैड लग रहा है खराब हो गया। तो मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका कंडीशन ड्राई है। क्या है? ड्राई है पूर्वा जी। और यहाँ पे आपका कंडीशन कैसा है? वेट है। कैसा है? वेट। हेयर आर द ड्राई, हेयर आर द वेट। इट मीन्स दैट बारिश धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि बारिश धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही है। ठीक है। ऊपर का दिखा रहा है कि भैया मेरे क्लाइमेट जो है वो धीरे धीरे कोल्ड हो रहा है, मतलब आप यहाँ को सनलाइट से भी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है।
अब देखिए जो कोल्ड रीजन है वहां पे आपको पोलर दिखाई दे रहा है। पोलर रीजन जहां का ग्राफ आपको छोटा दिखाई दे रहा है, जहां का पिरामिड आपको छोटा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन का लेवल है वो काफी ज्यादा कम है। यहाँ पे डाइवर्सिटी, यहाँ पे प्लांट्स, ये सब चीजें आपको कम दिखाई देती हैं। वहीं पे उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो आप टुंड्रा को देखेंगे जहां पे हल्की वेजिटेशन आपको दिखाई देगी और इसका एरिया थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड आपको दिखाई देगा। वहीं पे अगर हम आ जाते हैं बोरियल फॉरेस्ट के अंदर तो वो थोड़े से और बड़े हैं। कोल्ड डिजर्ट जो है वो इस एरिया में आते हैं जहां पे देखिए, अब डिजर्ट की कंडीशन को देखिए बेटा, ध्यान सुनते रहिएगा। ये जो एरिया है आप केवल ऊपर मत देखिए, आप नीचे ग्राफ को भी देखिए। देखिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, आप नीचे मौजूद इस ग्राफ को भी जरूर देखें बेटा। देखिए ये जो बोरियल जोन था ये थोड़ा वेट जोन में आ रहा था। किस में आ रहा था? वेट जोन में भी आ रहा था बोरियल जोन। बात समझ में आया? लेकिन ये जो डिजर्ट है ना ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये ड्राई की तरफ ज्यादा आ रहा है। इसलिए ऐसे एरिया में डिजर्ट एक तो थोड़ा ठंडा, ऊपर से क्या, ऊपर से ड्राई एरिया, तो यहाँ पे अक्सर ड्राई डिजर्ट है और ये ऑस्ट्रेलिया रीजन में बहुत ज्यादा पड़ता है। देखिए हिंदुस्तान बिल्कुल बीच में है ना, हिंदुस्तान बीच में, हिंदुस्तान में या तो भाई साहब ट्रॉपिकल हो जाएगा थोड़ा सा या हल्का टेम्परेट, ट्रॉपिकल टेम्परेट चलता है आपके हिंदुस्तान में। लेकिन जब आप बहुत नीचे आएंगे, एल्टीट्यूड के नीचे आएंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो वहां पे भी सनलाइट बहुत कम जाती है, तो वहां पे कोल्ड डिजर्ट होता है। क्या होता है? कोल्ड डिजर्ट होता है। बीच वाले एरिया में चूंकि थोड़ी बारिश हो रही है तो इसलिए यहाँ पे प्रायर होगा, लेकिन सबसे आखिरी जहां पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो देखिए इस एरिया में टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। मतलब ये वो रीजन है जहां पे टेम्परेट होता है, थोड़ा स्लाइटली कोल्ड होता है, थोड़ा सा स्लाइटली कोल्ड होता है वहां पे। और स्लाइटली कोल्ड होने के कारण ऐसे एरिया में जब बारिश होती है तो प्लांट्स के लिए जन्नत होता है। क्या होता है? जन्नत होता है प्लांट्स के लिए। और प्लांट्स बहुत अच्छा ग्रो करते हैं क्योंकि इस एरिया में बारिश होती रहती है। और अगर इस एरिया में बारिश ज्यादा होगी और टेम्परेचर नॉमिनल होगा तो जाहिर तौर पे यहाँ फोटोसिंथेटिक रेट भी बढ़ जाएगा। भाई बारिश ज्यादा और सन भी थोड़ा मोड़ा मिल रहा है तो फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। स्टोमेटा हमेशा ओपन रहेंगे, प्लांट ज्यादा फूड प्रिपेयर करेगी, प्लांट की पत्तियां भी बड़ी बड़ी होंगी, पूरा का पूरा आपको प्रॉपर आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत ही अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद आते हैं, देखिए ये जो वार्म डिजर्ट है, ये हमारा वाला डिजर्ट जो रेगिस्तान राजस्थान वाला है, यहाँ भी थार वाला। और ये जो वार्म डिजर्ट है ये देखो बिल्कुल ड्राई एरिया के आसपास में, और जब ड्राई एरिया वाला जो है वो पूरा वार्म डिजर्ट रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आएंगे, ग्रास आएगा, फिर सवाना आएगा, फिर देखिए ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट आ गया, और फिर जैसे जैसे हम पानी की तरफ जाएंगे वहां पे रेन फॉरेस्ट आ जाएगा। और यहाँ की वेजिटेशन मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सब इसी रीजन में आते हैं। यहाँ की वेजिटेशन आपको काफी कमाल की और अच्छी वेजिटेशन देखने को मिलती है। बोरियल जोन जो होते हैं वो पेरिस वगैरह वाले रीजन होते हैं जहाँ पे वो शंक्वाकार वो टाइप के जो है प्लांट्स दिखाई देते हैं आपको, जहां पे बर्फ बनती रहती है एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। तो ये सब हाई एल्टीट्यूडेड एरिया पे रहते हैं, बहुत ज्यादा लोअर एल्टीट्यूडेड एरिया पे रहते हैं। पोलर रीजन की आप बात ही समझ छोड़ दीजिए। ये सबको समझ में आया? ये समझ में आया ये चीज? बोलिए भाई। बोलिए भाई, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम लोग इतना टाइम क्यों लेते हो बोलने में? मुंह खुलवाना पड़ेगा क्या आपका? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है कोई मैथ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट। अब ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, सेम डायग्राम है। देखिए जो डिजर्ट रीजन है वहां पे बारिश कम होती है, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन भी कम देखने को आपको मिल रही है। ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन वेजिटेशन से है, क्योंकि जहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ेगा देखिए वहां पे और ज्यादा कम हो गई पॉपुलेशन, जहां पे टेम्परेचर थोड़ा घट रहा है वहां पे पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, स्लाइटली ज्यादा हो गई है। तो ये आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, मेरे हिसाब से आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप चले जाइए थोड़ा ग्रासलैंड वाले एरिया में, यहाँ पे इस एरिया के अंदर थोड़ी बारिश 50 सेंटीमीटर के आसपास में, इसको सेंटीमीटर में आप मेजर करेंगे, बारिश को हमेशा सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन तकरीबन 50 सेंटीमीटर के आसपास में होता है, और यहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा सा स्लाइटली कोल्ड होता है,
तो इसीलिए जैसे जैसे लेकिन टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ये ग्रासलैंड के एरिया में पॉपुलेशन कम होता है। लेकिन अगर 14, 15, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और हल्की फुल्की बारिश है तो ग्रास अच्छे निकल करके आते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग बीच में कॉनिफेरस फॉरेस्ट के अंदर। यहाँ का टेम्परेचर अगर आप नीचे देखेंगे तो 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच होता है। ऐसे एरिया में कुछ कुछ टाइम पे बर्फ गिरती है। बर्फ गिरने वाले एरिया में जो प्लांट्स होते हैं वो कॉनिफर टाइप के होते हैं, इस तरह के होते हैं, और इस तरह के प्लांट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जहाँ बारिश थोड़ी ज्यादा होती है वो एरिया कोल्ड भी होता है और वहां पे बारिश भी ज्यादा होती है। तो ऐसे एरिया में डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, प्लांट ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन आपको कम दिखेगी। लेकिन वो एरिया जहाँ पे बारिश थोड़ी कम हो, बारिश नॉर्मल नॉर्मल लेवल पे हो और टेम्परेचर थोड़ा कोल्ड हो, तो ऐसे एरिया में ज्यादा वेजिटेशन देखने को मिलती है। वहीं पे अगर आप आर्कटिक रीजन की बात करेंगे जहां माइनस में टेम्परेचर होता है, अल्पाइन टुंड्रा की बात करेंगे तो ऐसे एरिया में आपको बहुत ही स्लाइटली डिजर्ट जैसा ही पॉपुलेशन देखने को मिलता है। वहीं पे अब इधर आ जाइए, सबसे बढ़िया जो रीजन माना जाता है वो टेम्परेट फॉरेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री के बीच होता है, जो कि अच्छी सनलाइट के कारण होता है। यहाँ पे सनलाइट भरपूर आपके पास में आती रहती है, नंबर वन। नंबर दूसरा, ऐसे जो एरिया होते हैं वो अक्सर 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक के टारगेट को लेते हैं, और ऐसे एरिया में बाढ़, फ्लड, ये सब चीजें थोड़ी सी नॉर्मल होती हैं। और ऐसे एरिया को हम लोग टेम्परेट एरिया कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा स्लाइटली कोल्ड होता है। लेकिन वहीं पर ट्रॉपिकल रीजन पे जाएंगे तो टेम्परेचर तो ज्यादा होता है लेकिन बारिश ठीक ठाक होती है, जिस कारण से यहाँ पे भी आपको ज्यादा लंबा काफी बड़ा एरिया देखने को मिलता है। बट ट्रॉपिकल या कॉनिफेरस या डिजर्ट, ग्रासलैंड, ये सब कोई सामने नहीं किसके, टेम्परेट फॉरेस्ट के, जहां पे बारिश ज्यादा होती है। आई थिंक दिस इज द सो सिंपल डायग्राम जो आपके लिए था आपके एनसीईआरटी के अंदर। आप समझ गए होंगे, मैंने कहा नहीं बस आप इसको समझ जाइए तो ये अपने आप समझ में आ जाता है। अब आते हैं, थोड़ा सा लाइनों के ऊपर गौर देंगे और आगे बढ़ते चलेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। फिजियोलॉजी, इकोलॉजी। इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म लेवल इज द स्टडी ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट इज टर्म टू सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। देखिए दो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप जानेंगे, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। देखिए जो चीज सर्वाइव कर पाती है जिस भी एटमॉस्फेयर में, पहले कोई भी इंडिविजुअल होगा वो पहले सर्वाइव करेगा। क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। सर्वाइव कैसे करेगा? जिस भी हैबिटेट, उसको जो भी हैबिटेट मिला हुआ है, जो भी टेम्परेचर मिला हुआ है, जैसे एग्जांपल तौर पे अगर मैं आपको इवोल्यूशन में लेके चलूं तो इवोल्यूशन में एक लाइन क्या लिखी हुई है कि एवरी ह्यूमन बींग्स कम फ्रॉम अफ्रीका। मतलब जो सबसे पुराना फॉसिल अगर आपको बताऊं तो दे आर द अफ्रीका रीजन। उस फॉसिल से ये बात क्लियर हुई थी कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं सब के सब किससे, कहां से आए हैं? अफ्रीका से आए हैं। तो हम अफ्रीका से तो आए हैं, लेकिन चूंकि हम अलग अलग जगहों पे पॉपुलेशन में क्या हो गए, बट गए। हम अलग अलग जगहों पे पॉपुलेशन में डिवाइड कर गए, बट गए, जिसके कारण आज जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्लाइमेट के हिसाब से उनमें हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे हम लोग जो है वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में रहते हैं। जैसे मेघना को ले लो, मेघना टेम्परेट रीजन की तरफ होती है। हम सॉरी, हम लोग थोड़े से, मतलब टेम्परेट कह रहा हूँ, ट्रॉपिकल रीजन की तरफ है। हम लोग थोड़े, हम जो है वो थोड़े से ट्रॉपिकल में है। थोड़ा और ऊपर जाएंगे, जब कश्मीर शुरू हो जाएगा तो वो टेम्परेट रीजन शुरू हो जाएगा। जैसे उत्तराखंड, शिमला, ये सब थोड़े टेम्परेट रीजन वाले हैं। तो यहाँ पे उसी हिसाब से प्लांट वगैरह मिलता है। लेकिन जैसे जैसे आप साउथ की तरफ जाएंगे वहां पे आपको ट्रॉपिकल रीजन देखने को मिलेगा। अब ध्यान सुनिए, अब अगर आप और चीज देखिए, मजेदार बात सुनिए, मजेदार किस्सा बस ये चीज का है कि कमाल की बात, थोड़ी ज्योग्राफी घुसेड़ता हूं मैं। अगर आप इंडिया के नक्शे को ध्यान से देखिए, मेरी मेरी इंडिया के नक्शे के लिए मेरी आर्ट बहुत ही ज्यादा उतनी मतलब सही नहीं है, बट मैं फिर भी कोशिश अगर करूंगा तो। क्या बना रहे हो अंकित? दैट्स गुड। बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। मैंने टेंशन नहीं लिया तो आपको टेंशन है, जस्ट लाइक दैट। थोड़ा सा ज्यादा बन गई।
क्या बना रहे हैं? चलिए ठीक है, जैसा भी है। चलो चलो चलो। अब देखिए, जैसे अगर आप इंडियन रीजन में देखेंगे तो ये जो रीजन आपका इतना जो रीजन कवर अप होता है नीचे वाला रीजन, ये ट्रॉपिकल है। अब कमाल की बात मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं, ध्यान सुनिए। यहाँ पे आपको हिमालय देखने को मिलता, इस रीजन में आपको हिमालय देखने को मिलता, राइट, बहुत तगड़ा। यहाँ पे आपको, हाँ, ऐसा हिमालय देखने को मिलता है। यहाँ पे इस रीजन के अंदर आपको नेपाल के आसपास में पूरा रीजन हिमालय देखने को मिलता, अच्छी खासे जो है वो आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं। इस तरफ वाले जो एरिया होते हैं, यहाँ से ओशन जो है, यहाँ से हवाएं आती, मानसून आता। क्या आता? मानसून आता। अब यहाँ पे मौजूद है आपका प्रॉपर एक डिजर्ट मौजूद है, इस एरिया के अंदर डिजर्ट आपका मौजूद है, ठीक। अब हवाएं जब यहाँ से चलती हैं, जब हवाएं यहाँ से चलती हैं तो यहाँ से चलती है, तो ये याद रखिएगा कि इस रीजन में आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट होता है। तो इस रीजन में हवाएं जाती हैं, टकराती हैं आपके पहाड़ से और ऊपर की तरफ मूव करती हैं, और जिस समय ये बिल्कुल समुद्र से आती रहती हैं, मतलब ओशन से आती हैं, उसमें नमी बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें ऐसी एयर जिनमें नमी ज्यादा होती है, उनका प्रेसिपिटेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है, उनका प्रेसिपिटेशन बहुत तेजी के साथ होता है, और वो तुरंत जाती हैं एयर में और वहां पे क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेती हैं। जिससे क्लाउड का फॉर्मेशन करने का रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है मेघालय चेरापूंजी वाले इलाके में। क्योंकि पहली चीज तो इस तरीके का उनके पास में माउंटेन है जो उन हवाओं को ऊपर की तरफ भेज रहा है, नंबर वन। नंबर दूसरी बात, जो भी हवाएं आ रही हैं उनके अंदर नमी बहुत ज्यादा है, तो प्रेसिपिटेशन हमेशा होता रहेगा, ठीक। अब चूंकि यही एयर घूमती घूमती पश्चिम बंगाल से होती हुई यूपी रीजन में भी जाती है, तो थोड़ी बारिश वहां पे भी हो जाती है। उत्तराखंड रीजन में जाती हैं तो वहां पे भी बारिश हो जाती है, फ्लड्स वगैरह आते हैं, आपने देखा होगा। बट जैसे जैसे ये हवाएं आगे बढ़ती जाती हैं, दुर्भाग्य इस चीज का होता है कि इसमें नमी कम होती चली जाती है, और फाइनली वो पहुंचते हैं रेगिस्तान के डिजर्ट में, जहां पे अरावली पर्वत है, जिसका शेप ऐसा नहीं है कि वो हवाओं को ऊपर भेज सके। रिजल्टेंट यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत लो लेवल पे होता है, और ये एरिया पूरी तरीके से वाटर डेफिशिएंट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे डिजर्ट बन जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। मुझे उतनी ज्योग्राफी नहीं आती, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा ही साइंस है इसके अंदर, ठीक। वीरेंद्र और बच्चे, पूर्वा, वीरेंद्र, तुम लोग भी बताओ भाई। तो समझ में आया कि नहीं? और सेम यही चीज साउथ इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो रह रह करके फ्लड्स आते हैं, क्योंकि वहां पे भी मानसून बहुत खतरनाक तरीके से आते हैं। अक्सर बेचारे ये लोग जो होते हैं यहाँ पे, जो अन्ना, वो नारियल पानी टाइप के लोग होते हैं ना इधर वाले, जिनको नारियल वारियल के पेड़ बहुत ज्यादा दिखते हैं इस तरफ के, तो आपका अपना अपना एरिया का अपना अपना वेजिटेशन होता है, यू नो दैट। तो जैसा मैंने बोला, ये ट्रॉपिकल रीजन में आ जाते हैं, बीच वाले जो हे मार खाएगा तू। हाँ, बीच वाले जो रीजन होते हैं, ये रीजन आपके बिल्कुल थोड़े से स्लाइटली कोल्ड होते हैं, लेकिन ये भी आते हैं ट्रॉपिकल में। और जैसे से आप ऊपर जाएंगे जम्मू की तरफ, यहाँ पे टेम्परेट रीजन आना शुरू हो जाता है। तो सबसे ज्यादा वेजिटेशन आपको इसी रीजन में देखने को मिलती है। ये जो रीजन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रीजन परफेक्ट होता है वेजिटेशन के लिए, और चूंकि ट्रॉपिकल रीजन भी है, यहाँ पे भी सनलाइट, इक्वेटर, मेन इक्वेटर तो यहीं पे होता है, यहाँ पे सनलाइट अच्छी खासी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह भी ज्यादा होते हैं। और आपको पता है कि गवर्नमेंट का रूल है कि कोई भी देश हो, हर देश, यूएन का रूल है कि कोई भी देश हो उसको 30% एरिया में फॉरेस्ट रखना कंपलसरी है। बात समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस कॉज एनुअल वेरिएशन। अर्थ का जो रोटेशन होता है, उस तरीके से हर एरिया के अंदर आपको एनुअल वेरिएशन देखने को मिलता है इन टेम्परेचर एंड सीजन। मेजर बायोम, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा एटसेट्रा आर फॉर्म ड्यू टू दीज वेरिएशंस। अब आपको पता है कि हर जो भी कंट्री है, जैसे हमारे यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे वेजिटेशन चेंज होता रहता है। जैसे ऑटम सीजन आ जाता है, स्प्रिंग सीजन आ जाता है, उसके बाद ठंडी वाला जो सीजन आता है वो एक अलग आता है, गर्मी वाला देखो अभी इस समय हर तरफ आपको ग्रीनरी दिखाई देगी। अब इसके बाद धीरे धीरे पतझड़ शुरू हो जाएगा। आपको पता है पतझड़ शुरू हो चुका है, ग्रीनरी रीजन खत्म हो चुका है, मतलब अब धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका ठंड में, है ना, जिसमें आपको रूखा रूखा सा फील होगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि अक्सर हमारी पृथ्वी जो है वो क्या करती है, रोटेट करती है। और रोटेट करने के बाद, देख रही हो सर क्या बोले, हाँ, ए मैंने कुछ नहीं बोला।
तो इस तरीके से जो अर्थ है वो आपकी जब रोटेट करती है तो ये वेरिएशंस, ये प्रेसिपिटेशन जो है वो चेंज होते रहते हैं। कैसे चेंज होते रहते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। जैसे एग्जांपल तौर पे जब ठंडी पड़ती है तो बारिश थोड़ा सा कम हो जाती है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं बसंत वगैरह में तो बारिश का टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर ना, ये सब एरिया इस टाइम पे आपको बारिश थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं ठंडी के टाइम पे तो कई जगहों पे जो है वो बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो टेम्परेट रीजन होंगे वो अब और ज्यादा ठंडे हो जाएंगे। ठीक। वहीं पे जो, अच्छा ये बताओ मेघना, वो साउथ की तरफ ठंडी कितना टेम्परेचर तक जाता, साउथ की तरफ? बस 2024? ओ भाई साहब, यार ये हम लोग में तो 10 तक जाता ना। क्यों वीरेन, हम लोग में 10 तक जाता ना, 6 तक जाता, देख लो। अब तो आप समझ ही गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब बस यही है कि ये जो रीजन में है, ये ट्रॉपिकल रीजन में है। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी विंटर चेंज हुआ, एक्सिस चेंज हुआ, हाँ वही मैं विंटर की बात कर रहा हूँ भाई। तो जब एक्सिस चेंज होता है तो उसी हिसाब से हर जगह का टेम्परेचर जो होता है वो स्लाइटली चेंज होता है। अब जम्मू के अंदर और बेकार हालत हो जाती है ठंडी के टाइम पे, हमारे यहाँ पे हालत जो होती है वो तो होती है, हमारे यहाँ खुद बहुत बुरी हालत हो जाती है। लोगों में, हाँ रख दो, लोगों में बहुत दफे जो चीजें हैं वो दिक्कतें होती है। देखो यार, प्रेडिक्शन जो है टेम्परेचर का कुछ लेने देना नहीं। चलिए खैर, अब आ जाते हैं सीधे अपने मुद्दे पे और सीधे अब टॉपिक वाइज टॉपिक बात करते हैं। आइए अब इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बड़ा बढ़िया मैं लेकर के आया था ताकि आप पूरा, आज मैं आपको ज्योग्राफी पूरी पढ़ा करके दम लूंगा। देखिए ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो दे आर सो ग्रीन। एंड लुक एट इंडिया, एंड लुक एट इंडिया गाइस। अगर आप इंडिया की तरफ देखेंगे तो इंडिया का जो ट्रॉपिकल भले है, लेकिन ग्रीन देख के क्या ही प्यारा लग रहा है। तो इंडिया में वो रीजन है, देखिए ऊपर से जम्मू कश्मीर का मुंडी उड़ गया है भले, क्योंकि वो टेम्परेट रीजन में आता है। किस में आता है वो, देखिए ये टेम्परेट ग्रासलैंड वगैरह में आते हैं वो, या फिर हाई माउंटेन्स एरिया में आ जाते हैं ये हिमालय है, हाई हाई माउंटेन्स एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है, हाई एल्टीट्यूड होता है। ठीक। चाइना की तरफ अगर आप जाएंगे, चाइना की तरफ हाई एल्टीट्यूड होता है, वहां के लोग भी छोटे होते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से हाई एल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ में ग्रोथ आपको थोड़ी सी छोटी देखने को मिल जाती है। लेकिन जो और हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, जैसे कि रशिया के लोग या फिर यूरोप के लोग जो होते हैं, उनमें आपको नॉर्मली एकदम टेम्परेचर काफी कोल्ड जो है वो देखने को मिलते हैं, और ऐसे एरिया में जो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, अगर आप वहाँ पे टीक की बात करेंगे, सागौन की बात करेंगे, तो ऐसे ट्री नहीं वहां पे हो सकते हैं। वहां पे हमेशा कॉनिफेरस फॉरेस्ट ही देखने को मिलते हैं। और जब आप और पीक पे जाएंगे, बिल्कुल आर्कटिक रीजन के नीचे की तरफ, तो वहां पे आपको टुंड्रा देखने को मिलेगी। ये देखिए, टुंड्रा देखने को मिल रही है। तो जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, फॉरेस्ट का नेचर भी चेंज हो रहा है। मतलब कितना अच्छा डायग्राम ये है, आप इसको देख सकते हैं। और ये चैपरल रीजन होते हैं जो कि थोड़े से डिजर्ट रीजन से थोड़े से नीचे एरिया में आते हैं। और चैपरल रीजन वो रीजन होते हैं जो बिल्कुल पानी से करीब होते हैं, मतलब ओशन के बिल्कुल करीब होते हैं, और जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, ऐसे एरिया में डिजर्ट होता है एक तरफ, और एक तरफ ओशन होता है, और उसके बीच का जो पूरा एरिया होता है उसको हम लोग चैपरल्स बोलते हैं। ये चैपरल्स एरिया है। जनरली आप इनको ओशन के बीच में, ओशन के पास ही में देखोगे, नजदीक में देखोगे, बीच में आपको ये देखने को नहीं मिलते हैं। वहीं पे सवाना की बात करूं तो सवाना आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो ज्यादातर अफ्रीका में ही होता है। बाकी एरिया में सवाना बहुत कम जगहों पे ही देखने को मिलता है। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे आपको ये डायग्राम देखना रहता है बस, और कुछ नहीं। इक्वेटर रीजन आप देख रहे हो, इक्वेटर रीजन ये रीजन है। हम जो जनरली बिलोंग करते हैं वो थोड़े से स्लाइटली इक्वेटर पे हैं, और स्लाइटली हम लोग, बस बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पे हम लोग आते हैं एक तरह से इक्वेटर पे ही हम अपने आप को काउंट करते हैं। तो दैट्स इट, ये रहा आपका आज का ज्योग्राफी। अब आगे की तरफ चलते हैं। अरे माई नेट यीशु टाइम का मैसेज कब आया? नेट यूज टाइम का मैसेज कब आया? अरे भाई चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इंपॉर्टेंट लाइनें नहीं छोड़नी, इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ये लाइंस इंपॉर्टेंट हैं। इस लाइंस को आपको ध्यान में रखना है, बाकी नहीं। और हाँ, एक बात और बेटा आप लोग को बता दूं, कल माइंड मैप की क्लास रहेगी। कल मैंने छुट्टी ले ली है स्कूल में,
कल मैं स्कूल नहीं आ रहा हूँ, ठीक है वीरेंद्र, कल मैं स्कूल नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मेरी कुछ क्लासेस बची हुई हैं और मुझे लगा कि ये 31 का महीना है और ये महीना निकला 30 का। इस महीने ने मुझे ठग लिया और अब मुझे कल ज्यादा क्लासेस लेनी है, तो कल मेरी क्लासेस 4 आवर के ऊपर की होंगी। मतलब कि कल मैं मॉर्निंग में क्लास लूंगा तकरीबन 2 आवर के आसपास की। 1 आवर होगा हमारा एकेडमिक सेशन और 1 आवर होगा हमारा क्वेश्चन सेशन, और फिर रात में होगा हमारा 1 आवर का एक और सेशन होगा, ये वाला ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला, और नीट बूस्टर डोज 1 घंटे का होगा रात में। सही रहेगा। अच्छा, नीट बूस्टर डोज 1.5 घंटे का कर देते हैं कल रात में, 1 घंटे का 1.5 घंटे का सेशन रख देते हैं ये वाला मॉर्निंग वाला। क्यों नहीं समझे? कल का स्केड्यूल जान लो पहले। कल 11, 11:30 बजे से लेकर के 11:30 से लेकर के कल, हेलो, आवाज आ रही सभी को? आवाज आ रही? हम्म। हाँ हाँ, ठीक। कल 11:30 AM से चैप्टर फर्स्ट शुरू होगा। चैप्टर फर्स्ट होगा लाइफ वाला, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ड वाला, लिविंग वर्ड वाला चैप्टर होगा कल, चैप्टर फर्स्ट। पहले ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। नंबर 1 आपको ये ध्यान में रख लेना है, ठीक है। ये होगा आपका 1 घंटे का लेक्चर रहेगा, आधे घंटे का क्वेश्चन सेशन रहेगा, ये 1 बजे तक चलेगा। फिर उसके बाद 1 घंटे की 1 आवर की रात में होगी क्लास। 1 आवर की क्लास जो होगी वो होगी आपकी ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन आज वाली, ठीक है। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन का, ठीक है। ये 2 टॉपिक हो गए। 8 बजे से शुरू होगी ये वाली क्लास, और उसके बाद में 10 बजे हमारी पुरानी नीट बूस्टर डोज 2024, ये आपकी 1.5 घंटे की होगी। तो कल के लिए थोड़ा सा डाटा बचा लीजिएगा कल, क्योंकि ये कल तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले लेक्चर में आपको लिविंग वर्ड बताऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, ये 1.5 घंटे का सेशन रहेगा। उसके बाद रात को रहेगा 8 बजे से लेकर के 9:15 तक, मतलब 1 घंटे 15 मिनट का सेशन होगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। और कल बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैं के सिलेक्टेड, आर सिलेक्टेड, जे जे वाला पढ़ाऊंगा, जो जे शेप का जो कर्व है, लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये सब कल चलेगा, ठीक है। तो अगर उसको कल चलाना है तो आज पहले आपको पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ाना है। स्कूल में रहेंगे 11 AM। 11 AM तुम्हारे काम का है भी नहीं, वो 11th का है, ठीक है। 11 AM वो इसीलिए मैं जान रहा था, इसलिए वो नहीं रखा है। ये 8th वाला ज्वाइन कर लेना, वो बहुत जरूरी रहेगा, ठीक है। नहीं, कल हॉलीडे नहीं, कल मैंने छुट्टी ली है। कल मैंने अपने प्रिंसिपल से कहते छुट्टी ली, जानते हो, बहुत तगड़ी तरीके से छुट्टी ली है भाई साहब। सारी टीचर गई, उनको छुट्टी नहीं दे रहे थे। फिर मैंने कहा देखो अब मैं जा रहा हूँ, कहता छुट्टी लेता हूँ, तो मैं गया, मैंने बोला मैम कल मैं 10:30 बजे आऊँगा स्कूल, क्योंकि मुझे काम है। तो उन्होंने बोला सर 10:30 बजे? तो मैंने कहा यस मैम 10:30 बजे। तो मैम ने कहा कि, मैंने कहा मैम या तो मैं 10:30 बजे आऊँगा या तो स्कूल में फिर मैं नहीं आऊँगा, तो छुट्टी ले लीजिए, या तो मुझे पूरी छुट्टी दे दीजिए या तो 10:30 की मुझे मोहलत दीजिए। उन्होंने बोला सर आप पूरी छुट्टी ले लीजिए, तो फिर मैंने पूरी छुट्टी ले ली। हाँ। कल तुम्हारा बर्थडे कब कब पड़ रहा है मेघना? कल ही है? कल ही बर्थडे तुम्हारा? ओ माय गॉड, 30 सितंबर। सही है, चलिए। 31st? अरे 31 सितंबर कहाँ होता है भाई? 30 सितंबर, सितंबर कितने का महीना है? सितंबर 30 कैसे हो सकता है भाई? 30 का है यार, कहाँ 31 का है? तुम लोग पागल कर दोगे यार मुझे। अरे यार फालतू बात ना करो, 30 दिखा रहा है मेरे में। मार दूंगा मैं किसी दिन तुमको। भक, वही मैं कहूँ, तब से मेरा टेंशन ही दूर हो गया फिर तो। अरे यार ये चलो भाई, पकाओ ना तुम लोग, अच्छा चलो हो गया। रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन अ बायोम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट, मार खाओगे तुम लोग। मुझे पागल ना कर भाई प्लीज। Regional and local variation within a biome lead to formation of different
हैबिटेट। जब कहीं पे भी लोकल वेरिएशंस आते हैं, जैसे कोई चेंजेस आते हैं किसी भी बायोम्स के अंदर, आपने बायोम देख ही लिया, ग्रासलैंड एक अलग बायोम है, डेजर्ट एक अलग बायोम है ना। वो सब जितने भी आपने ग्राफ में देखे छोटे छोटे पोर्शन, वो सब क्या है, बायोम है। क्या है, बायोम है। जब किसी भी बायोम में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसके हैबिटेट में भी चेंजेस आ जाते हैं। नहीं समझे मेरी बात? जैसे मान लीजिए स्लाइटली चेंज आया, ठंडी से थोड़ी गर्मी हो गई या गर्मी से थोड़ी ठंडी होती है, तो उस हिसाब से वहां पे बहुत ही स्लाइटली चेंज आपको जो है वो देखने को अनप्लैंड है। सब एक फेज में है, बट है ना विधि से। पता नहीं, सब पता नहीं क्या बात कर रही है, लड़कियों की बात है, लड़कियां ही जाने। चलिए नेक्स्ट, लाइफ एग्जिस्ट इवन इन एक्सट्रीम। अब देखो लाइन बहुत ध्यान दो भाई, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहाँ ध्यान देना है, आप सभी को बात नहीं करना है, अभी तो ध्यान देना है। लाइफ एग्जिस्ट इवन इन एक्सट्रीम एंड हायर्स हैबिटेट। जो लाइफ होती है वो आपको बता दूं किसी वैल्केनो के अंदर भी हो सकती है, ओशन के 500 मीटर के नीचे भी हो सकती है। मतलब लाइफ कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकती है, बहुत हायर डेजर्ट में भी एग्जिस्ट कर सकती है और पोलर रीजन में भी एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब लाइफ एग्जिस्ट एवरीवेयर, चाहे वहां पे टेम्परेचर कैसा भी हो, कंडीशन एक्सट्रीम हो या फिर हैर्श हैबिटेट हो, मतलब कोई भी खतरनाक हैबिटेट हो, हर जगह पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि उसको अपने आप को ढालना है फॉर द नेचुरल सिलेक्शन, फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। एग्जाम्पल, राजस्थान डेजर्ट। अगर मैं राजस्थान डिजर्ट की बात करूं तो यू नो दैट वहां पे कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज के प्लांट ही ग्रो कर सकते हैं, वहां पे कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज के एनिमल ही सरवाइव कर सकते हैं, मैक्सिममली रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स ऐसे रीजन में बहुत ज्यादा सरवाइव करते हैं, और स्पेशली अगर मैं बात करता हूं तो लिजर्ड की बहुत सारी वेराइटी ऐसे रीजन में सरवाइव करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि ये वाटर को काफी अच्छा सिक्योर कर सकते हैं। रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट। अब देखिए, एक तरफ जहां बूंद की, पानी की एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं, वहीं दूसरी तरफ मेघालय फॉरेस्ट की बात कर रहा है जहां पे बारिश बहुत ही ज्यादा होती है। ऐसी जगहों पे डीप ओशन ट्रेंच, ऐसी जगह जब हम समुद्र की गहराई में जाते हैं वहां पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। टोरेंशियल स्ट्रीम, बहुत ज्यादा गर्म धारा के अंदर भी, समुद्र की गर्म धाराओं में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। पोलर रीजन, जहां पे 24 घंटे बर्फ पड़ती है, वहां पे ज्यादातर कॉर्निवोर्स रहते हैं, बहुत ही कम प्लांट्स रहते हैं, ऐसे रीजन में भी लाइफ सरवाइव करती है। हाई माउंटेन टॉप्स, जहां पे हीमोग्लोबिन का रेशियो बहुत ज्यादा होता है, जहां पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, ऐसे रीजन पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। थर्मल स्प्रिंग, कंपोजिट पिट्स, हर जगहों पे क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट तक में लाइफ एग्जिस्ट करती है। अवर इंटेस्टाइन इज हैबिटेट फॉर मैनी माइक्रोब्स। यू नो दैट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे माइक्रोब्स या बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि वहां पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो लाइफ किसी भी जगह पे एग्जिस्ट कर सकती है। द फिजियोकेमिकल कंपोनेंट, हमारी बॉडी के अंदर या फिर हमारे चारों तरफ बहुत सारे एबायोटिक कंपोनेंट हैं जिनका दूसरा नाम है साइकोकेमिकल। क्या बोलेंगे यार इसको, फिजिको, फिजिको बोलेंगे, साइको नहीं, सॉरी फिजिको बोलेंगे। फिजिको केमिकल एबायोटिक कंपोनेंट जैसे वाटर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल एटसेट्रा, all these are abiotic component, and biotic component like pathogens, parasite, predator, competitors। अब ये किसी भी रूप में हो सकते हैं, पैरासाइट, प्रेडेटर, कंपटीटर किसी भी रूप में हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। भाई जू है वो भी पैरासाइट है, बात समझ में? पैरासाइट, प्रेडेटर, प्रेडेटर तो यू नो दैट प्रेडेटर कोई भी हो सकता है, यू नो शेष, चीता, भालू सब हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। कंपटीटर, हम भी तो कंपटीटर है, तो ये कोई भी हो सकता है। लीड टू वेरिएशन इन डिफरेंट हैबिटेट, ये आपके हैबिटेट्स में वेरिएशन लाने में मदद करते हैं भाई साहब। बात सबको समझ में आई? क्लियर समझ में आई? इतनी चीजें बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जो मैंने लिए हैं वो बहुत ध्यान से देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में टेम्परेचर, हमारे ऐसे फैक्टर जो हमारे ऊपर इंपैक्ट डालेंगे। आइए देखते हैं
कौन से फैक्टर हैं वो हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट डालते हैं? टेम्परेचर, यू नो दैट टेम्परेचर द मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेवेंट इन्वायरमेंट फैक्टर इज टेम्परेचर एंड लैंड्स वेरीज सीजनली। आपको पता है कि टेम्परेचर जो होता है वो समय के हिसाब से, सनलाइट की एक्टिविटी के हिसाब से बदलता रहता है। इट इज ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स एंड फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन टॉप्स। अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। सब आपको बता चुका है, बस रीड रीड करना है। प्लेन्स टू माउंटेन, जैसे जैसे हम प्लेन्स पे होते हैं तो वहां का टेम्परेचर, जैसे ग्रासलैंड है तो ग्रासलैंड का टेम्परेचर क्या था? ग्रासलैंड का टेम्परेचर क्या था? वो नीचे होता है, इसलिए उसका जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा इंक्रीजेस होता है, मतलब ज्यादा सेंटीग्रेड का होता है। वहीं पे जैसे जैसे हम हाइयर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, हाइयर एल्टीट्यूड मतलब माउंटेन्स के टॉप पे जाते जाते वहां का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है? वो घट जाता है। जैसे हिमालयन रीजन की अगर आप चोटी पे रहेंगे तो वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वहीं पे नीचे साइड में रहेंगे नेपाल उपाल में, टेम्परेचर भाई साहब नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड टू 500 सी इन ट्रॉपिकल डिजर्ट। अगर वहीं पे हम बात करते हैं तो पोलर रीजन के अंदर बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, और वहीं पे अगर हम बात करते ट्रॉपिकल रीजन में तो वहां पे आपको, अगर दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बताएं, एक ट्रॉपिकल डिजर्ट में और एक सब जीरो लेवल के किसमें? सब जीरो लेवल के पोलर एरिया में, तो एक काफी बड़ा गैप बनता है, तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड आप ले लीजिए। ये 500 होगा कि 50 डिग्री होगा यार? क्या होना चाहिए? 500? बोलिए भाई। 500 होना चाहिए वैसे, क्योंकि पोलर एरिया में कई एरिया ऐसे 50 नहीं, 50 तो नॉर्मल है यार, वो कैजुअल है। पोलर एरिया में टेम्परेचर माइनस तक में जाता है। देखते हैं। -50 तक जाता है वहां पे टेम्परेचर, -50 तक जाता। नोट्स में कितना है? नोट्स में कितना है? नोट्स में 50 है? पक्का श्योर? तब फिर सही है। 500 नहीं हो सकता यार, 500 का डिफरेंस हो ही नहीं सकता कभी। देख लेता हूँ एक बार, मैं अपनी नोट्स खुद देख लेता हूँ। अपनी नोट्स कभी कभी खुद देख लेनी चाहिए। क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ देख लेता हूँ एक बार। हाँ भाई, गलत नहीं पढ़ाना है। हाँ ठीक है, 50 है, ठीक है वही मैं कहूँ, ठीक। चलिए, दैट्स ग्रेट। माइनस नहीं है बेटा, माइनस नहीं है, लेस देन लगा हुआ है ना वो। हाँ माइनस नहीं है, उसके सिंबल है, वो सिंबल है। ठीक। चलिए, हेलो विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल, सब जीरो लेवल मतलब कि जो पोलर रीजन है वहां पे हमेशा टेम्परेचर माइनस में होता है। वहीं पे अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रीजन में तो वहां पे टेम्परेचर तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में पहुंच जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। एवरेज टेम्परेचर इन थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी, जिसको बोलते हैं हाइपोथर्मल वेंट्स, इज अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड है बेटा। यहाँ पे जहाँ पे 1000 है, इस जगह पे आप 100 कर लेंगे। ये जो डिग्री की जगह पे ये लग गया है, यहाँ पे 100 डिग्री कर लेंगे। ठीक है। एवरेज टेम्परेचर इन थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी, हाइड्रोथर्मल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो होगा वो फील होता हुआ दिखाई देगा। हाँ कॉमन सेंस ही बात है भैया, 1000 में पिघलना है क्या? मैंगो ट्री कैन नॉट ग्रो टेम्परेट कंट्रीज, कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जो मैंगो ट्री है वो किसी भी टेम्परेट रीजन में ग्रो नहीं कर सकता है। जैसे कि कनाडा, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है भाई, कनाडा में, कनाडा में तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि बर्फ वगैरह में अगर अगर आपने बोतल में पानी रखा हुआ है तो वो ऐसे बाहर ही रख दीजिए तो वो बर्फ बन जाएगा तुरंत का तुरंत। मेरे हिसाब से पता चला ऐसे पियो ऊपर करके मुंह तो पता चला मुंह में पहुंचते पहुंचते बर्फ बन जाए। चलिए खैर, कनाडा जर्मनी के अंदर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, दे आर द टेम्परेट रीजन, और यहाँ पे मैंगो बिल्कुल नहीं उग सकता है। तो चलिए वहीं पे मैंगो बेच के आते हैं। देयर इज नो स्नो लियोपर्ड इन केरला, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो स्नो लियोपर्ड जो है
वो ज्यादातर अफ्रीकन रीजन में जो है वो देखने को, अरे अफ्रीकन बोला, हिमालयन रीजन में जो है वो देखने को मिलते हैं। स्नो लेपर्ड जो होते हैं वो मतलब पहाड़ों पे जो है वो छुपे भी होते हैं, मतलब इनको पहाड़-वहाड़ चढ़ने-वढ़ने में काफ़ी जो है वो अ मतलब तेज़ तर्रार होते हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो ये बड़े खूबसूरत भी होते हैं। थोड़ा ढाँचा बिल्ली जैसा होता है स्नो लेपर्ड का, तो आप अगर डायग्राम-वायग्राम देखेंगे तो आपको मिलना ही, ट्रैकिया में आइस नहीं बन सकती। अगर वो एक बार आपके बॉडी के अंदर पहुँच गया वाटर, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तब फिर वो आप उसको कर ही लेंगे कुछ ना कुछ करके। एक बार वाटर आपके बॉडी में पहुँचना चाहिए बस। उसके बाद तो फिर भाई साहब वाटर की खैर नहीं है, वो बर्फ नहीं बन सकता कभी भी। चलिए, देयर इज़ नो स्नो लियोपार्ड इन केरला। एग्ज़ाम्पल के तौर पर बात करें फॉरेस्ट, टूना फिश जो होती है रेयर, टूना फिश क्या होती हैं? बहुत सारी जो छोटी-छोटी फिशेज़ होती हैं जो ग्रुप में चलती हैं, उन्हें टूना फिश बोलते हैं। बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशन, ये भी गर्म जगहों पे पाई जानी बहुत ज़्यादा कम ही पाई जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टेम्परेट अफेक्ट्स काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स, बेसल मेटाबॉलिज्म एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इस लाइन को बहुत ही ध्यान सुनिए, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, जब आप बिल्कुल ठंडे रीजन में होते हैं तो यू नो दैट योर बॉडी हैव होम्योस्टेसिस। आपकी बॉडी में एक मैकेनिज्म काम करता है जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, क्योंकि हम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। इट मींस दैट हम किसी भी अंटार्कटिका के रीजन में चले जाएं, हम किसी भी रीजन में चले जाएं, हर रीजन के अंदर हमारे बॉडी का टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे अभी वीरेन जी ने बताया कि हमारे ट्रैकिया में बर्फ बन जाएगी। बेटा कभी भी जब भी हम कोई भी चीज गटकते हैं, पहली चीज तो वो ट्रैकिया में जाएगी नहीं, वो जाएगी आपके फूड पाइप के अंदर। और जब वो फूड पाइप के अंदर जाएगी तो फूड पाइप के अंदर जाते ही वो तुरंत की तुरंत डिसॉल्व हो जाएगी वाटर के अंदर। तो जब जाएगा तो आपके पानी ही अंदर जाएगा, वो बर्फ अंदर नहीं जाएगा। नंबर वन, एक बात। नंबर दूसरी चीज, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है अंदर का, वो 37-36 डिग्री टेम्परेचर के आसपास बना रहता है। जैसे ही बर्फ ऐसे क्लाइमेट में जाती है, ऐसे कंडीशंस में जाती है, वो बिल्कुल नॉमिनल हो जाती है, तो हमें कोई दिक्कत मतलब कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक हाई टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं तो हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा, ध्यान सुनिएगा बेटा, मेघना बहुत ध्यान सुनिए, ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को प्रमोट करता है। रिमेंबर, याद करिए, हमारी बॉडी जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराता है। क्या कराता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप ठंडी लगती है तो आप अपने हाथों को ऐसे रगड़ते हो, तो हाथों से रगड़ने से क्या होता है, यू आप मसल्स को एक्सरसाइज करा रहे हो, या फिर जब आप चलते हो या फिर जब आप खेलते हो तो आपकी मसल्स एक्सरसाइज करती है, और मसल्स के एक्सरसाइज करते ही उस सेल्स को जरूरत पड़ती है ग्लूकोज की। और जब वो ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज को ब्रेक करता है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन कराता है, तो उस समय थोड़ी सी हीट बाहर जनरेट होती है, हीट बाहर निकलती है, क्योंकि एटीपी बनाना जो है या एनर्जी बनाने में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। और नो डाउट वही हीट आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं गर्म रखने में मदद करती है। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप ठंडी के कंडीशंस में हैं, ठंडी के कंडीशंस में आपकी मेटाबॉलिज्म ही आपको प्रोटेक्ट करती है, और इस हिसाब से ठंडी में ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को, वाटर के एक्सक्रीशन का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज बेस द रेंज ऑफ थर्मल टॉलरेंस। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बर्दाश्त कर सकते हैं टेम्परेचर, क्या कर सकते हैं? बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, मैं एक एग्जांपल, मतलब ह्यूमन को तो नहीं ले सकता मैं अभी एग्जांपल के तौर पे, बट यस, मतलब ह्यूमन को भी एग्जाम्पल तौर पे ले सकता हूँ, वो एक बात की बात है, लेकिन कब ले सकता हूँ, कैसे ले सकता हूँ, बहुत ध्यान सुनिए। मैं एक एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ उसको ध्यान सुनिए। जैसे कहने का इन द सेंस बात ये है कि मान लीजिए कि एक आदमी है, वो हायर टेम्परेचर से आया हुआ है, तो अगर वो थोड़ा सा स्लाइटली ठंडे टेम्परेचर में चला जाता है तो अपने कपड़े वपड़े पहन के अपना काम कर सकता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं दूसरी तरफ एक रख दूं बात की, जैसे मान लीजिए कोई आदमी जो बहुत ठंडे में रहता है और वो इंडिया जाता है, तो उसके लिए बड़ी ज्यादा दिक्कतें ज्यादा होती है। जैसे एक एग्जाम्पल है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरी थर्मल वो होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब जो टेम्परेचर में जो वेरिएशन होता है, मान लीजिए 0 से लेकर के 50 डिग्री टेम्परेचर तक जो आदमी रह ले, इसको बोलते हैं यूरी थर्मल। क्या बोलेंगे? यूरी थर्मल। मतलब इसमें ये काफी लंबे वेरिएशंस को जो है वो सहन कर पा रहे हैं, ऐसे को हम लोग बोलते हैं यूरी थर्मल। ये काफी ज्यादा रेंज तक के वेरिएशंस को बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन हो गया, काऊ हो गया, मंकीज हो गया, शिप हो गया, गोट हो गया, ये वो एनिमल है जो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर में अगर वेरिएशन होता है तो उसको वो टॉलरेट कर सकते हैं।
ठंडी में भी सर्वाइव करते हैं, गर्मी में भी सर्वाइव करते हैं, इसीलिए कॉस्मोपॉलिनेटेड होते हैं। मतलब ये दुनिया के हर कोने में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे फिर वो ह्यूमन हो। ह्यूमन आपको पोलर रीजन में भी देखने को मिलेगा, और ह्यूमन जो है वो आपको सहारा नहीं भाई साहब, हर एक डिजर्ट में भी ह्यूमन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज भी कर जाता है और हर तरीके के टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है। वहीं पे अगर दूसरी तरफ हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे अगला एग्जांपल है स्टेनोथर्मल का। स्टेनोथर्मल में दे कैन टॉलरेट ओनली फ्यू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑर्गेन बेटा, बिना मून पे तुम जो सर्वाइव कर पाओगे ना बेटा, वो कपड़े के साथ ही कर पाओगे। मैंने यहाँ पे जो भी बात आपको बताई है वो बगैर कपड़ों के बताई है। मतलब आप किसी भी रीजन में बड़े इजी तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं बिना कपड़ों के। ठीक है, गाय को कपड़ा नहीं, मंकी को कपड़ा नहीं, चलिए। बट यू नो दैट कि हर किसी में अडॉप्टेशन अलग अलग हो जाती है। जैसे काऊ होता है, जैसे जो पोलर रीजन में जो काऊ होते हैं वो कितने खूबसूरत होते हैं ना, बड़े बड़े बाल वाले काऊ होते हैं, देखा है कि नहीं देखा है। जैसे अगर आप देखेंगे, हाँ, काऊ जो टेम्परेट रीजन में जो होते हैं, टेम्परेट रीजन में जो काऊ होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलब कूल दिखते हैं। वो थोड़े से बड़े बड़े बाल वाले जो है वो दिखते हैं, टेम्परेट रीजन वाले जो काऊ होते हैं। जैसे आपने विदेशों देशों काऊ देखा होगा, उनकी जो हेयर वगैरह होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। हाँ हाँ, यस यस यस, हाँ यस, याको हाँ। और उसी तरीके से यहाँ पे स्टोनोथर्मल जो होते हैं, इसमें बड़ी माइनर सी चीज होती है कि जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा भी चेंज हुआ, पैं कर जाते हैं, मतलब कि खत्म, टाटा बाय बाय कर जाते हैं। जैसे बारिश के सीजन में एक इंसेक्ट आता है, देखा है ना, पांखी बोलते हैं, पांखी। वो केवल बारिश के सीजन में आएगा, जब लाइट वाइट जलेगी तो चलाएगा, फिर वो चला जाएगा। तुम जानते हो पाखी, जानते हो मेघना? साउथ में क्या बोलते हो जो लाइट जलने के बाद वो कीड़े आते हैं, और एक कीड़ा आता है जो बहुत ज्यादा बदबू करता। हाँ, बीटल जैसा होता है कीड़ा, और एक पाखी होता है बिल्कुल। हाँ, तो वो जो कीड़े उड़े आते हैं, दे आर द इंसेक्ट कटेशियंस। ये सब थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज हुआ तो, सैलमन फिश, ये तो भैया मतलब गजब का है। ये भाई साहब जो होते हैं, इतने कलाकार ये फिश होती है कि जब इसको रिप्रोडक्शन करना होता है तो भाग के जाएगा कहाँ पे जानते हो? ओशन के उस रीजन में जो पूरा काला रीजन होता है, डीप वाटर में जाएगा ये सैलमन। सैलमन भाग भाग करके पहुंचेगा ऐसे रीजन में जहां पे बिल्कुल डीप रीजन में पहुंचेगा, नंबर वन सैल्मन। और जब वहां पे अपने बच्चों को दे देगा तो भाग के आएगा फ्रेश वाटर की तरफ। मतलब ये अपने आप को कॉन्टिन्यूटली चेंज करते थे टेम्परेचर के हिसाब से। पेंगुइन्स, पेंगुइन्स भी ऐसे ही होते हैं, कब बाहर रहना है कब अंदर रहना है, इनका डिसाइडेशन चलता रहता है। पाइथन्स, अजगर, ये भी जो होते हैं भाई, जैसे ही टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है, स्लाइट होता है, ये इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये सब वो एनिमल हैं जो टेम्परेचर के बढ़ने और घटने के साथ ही में अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्लाइट मोड में डाल देते हैं, स्लीपिंग मोड में डाल देते हैं। ऐसे तमाम तरह के एग्जांपल्स इसमें आपको देखने को मिलता है। कॉस्टली फिश है सैल्मन। अरे सैल्मन भाई जो है वो वाली फिश तो नहीं है सैल्मन भाई। चलिए, अच्छा मैं थोड़ा सा देखूं पेरिस की गाय कैसी दिखती है, पेरिस काऊ। देखो तो, पेरिस की काऊ देखने का बड़ा मन कर रहा है मुझे। तो भाई साहब, हैवी काऊ होते भाई साहब ये लोग तो। पेरिस की काऊ तो अपने जैसा ही दिखती है यार, बट क्या काऊ है भाई साहब ये।